जय हिंद दोस्तों। विंस इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस प्यारे यूट्यूब से चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो अपलोड होने में असमर्थ रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है। लेकिन अब से कंटिन्यूस वीडियो अपलोड होते रहेंगे। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आइए जानते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। इसका हमने 2 यूनिट कवर कर लिया है। यहाँ पर हम लोग तीसरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसके पहले 2 यूनिट में हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने क्या किया था, विस्तार पूर्वक स्टडी किया था। चाहे तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे तुम्हारा राइबोसोम हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, इन सब के बारे में हमने क्या किया था, अध्ययन किया था विस्तार पूर्वक। इसमें हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस होता क्या है, इसकी खोज किसने की है। एक्चुअली में हम न्यूक्लियस के बारे में कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। न्यूक्लियस कक्षा 9 में पढ़े, 10 में, 11, 12 में, सब में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा डीपली क्या करेंगे, इसका स्टडी करेंगे। इसके हर पार्ट के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए फिलहाल जानते हैं न्यूक्लियस की खोज किसने की थी और इसके थोड़े से डीपली अध्ययन या स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने खोज किया था इसका? रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 ईस्वी में क्या किया था, इसकी खोज किए थे। उसके बाद न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं न्यूक्लियस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, जिस तरह ह्यूमन बॉडी में ब्रेन क्या करता है, सभी प्रकार के फंक्शन के लिए, सभी प्रकार की क्रिया के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, लाभदायक होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, तुम्हारा न्यूक्लियस भी क्या होता है, उस भी क्या होता है, पूरे शरीर का क्या होता है, यानी पूरे सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। क्या क्या ब्रेन होता है, क्योंकि ये क्या करता है, फंक्शन यही करवाता है। क्योंकि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, चाहे तुम्हारे सेल डिवीजन हो, तुम्हारे माइटोसिस, मियोसिस, इन सब में क्या करता है, तुम्हारा न्यूक्लियस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। विच कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी। वो क्या करता है, सेलुलर एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि सेल कैसे डिवाइड करेगा, ग्रो कैसे करेगा, इन सब के बारे में क्या करता है, तुम्हारा न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ये क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। इट रेगुलेट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये क्या करता है, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, चाहे तुम्हारा न्यूट्रिशन हो, डाइजेशन हो, इन सब में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। रिस्पायरेशन हो, ईटीसी। न्यूक्लियस में भी स्फेरिकल या स्फेरिकल भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, और सिलेंड्रिकल से भी हो सकता है, और प्रिज्मेटिक या फिर ब्रांचेड भी हो सकता है। न्यूक्लियस तुम्हारा चाहे स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल। माइटोकॉन्ड्रियम देखे होंगे ना, माइटोकॉन्ड्रियम में बहुत सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, यानी कि फैले सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, फैले टाइप के होते हैं। उसके बाद तुम्हारा देखो, इसके नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर एक्चुअली में इसका न्यूक्लियस में न्यूक्लियस कितने नंबर का होता है, चलिए देखते हैं। सेल देखो, जनरली सेल आर यूनिन्यूक्लिएटेड। जनरली सेल क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन बहुत सारे चीजों में क्या होता है, सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड या फिर बाइन्यूक्लिएटेड होता है। उसके बाद बट सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज टू न्यूक्लियस। बट लेकिन क्या होते हैं, बहुत सारे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे तुम्हारे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस रखते हैं, सच एज पैरामीशियम, ईटीसी। उसके बाद मल्टीन्यूक्लिएटेड या पॉलीन्यूक्लिएटेड कंडीशन फाउंड इन द सेल ऑफ बोन मैरो एंड मसल्स, फंजाई एंड एल्गी। और बहुत सारे तुम्हारे जहां बोन मैरो यानी जहां बोन का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद एल्गी में, फंजाई में, मसल सेल्स में क्या होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड भी क्या होते हैं, तुम्हारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस एक्चुअली में देखो, हमारे जो जितने भी सेल होते हैं ना, वो क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन तुम्हारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और फिर बहुत सारे मसल सेल्स, बोन मैरो जहां बनता है, उसके बाद तुम्हारा फंजाई, एल्गी, सब में क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, आइए इसके हम थोड़ा सा फिगर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। फिगर के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं थोड़ा। इसके देखिए क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, क्या क्या नहीं पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। बाहरी वाले मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहरी वाले मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले मेम्ब्रेन को बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके बीच जो खाली स्थान पाया जाता है,
उसके भी जो चीजें भरी होती हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। उसके बाद देखो तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है वो जगह जगह पे क्या है? खाली है। यहाँ पे चैनल लगे होते हैं, प्रोटीन के क्या होते हैं? चैनल लगे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। उसके बाद देखो बीच में तुम्हारा क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। क्या पाया जाता है? ये पूरा टोटली क्या है? न्यूक्लियोलस है। इसमें जो ब्लैक वाला है इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। और उसके बाद जो ये क्या है? धागे जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसको क्रोमेटिन थ्रेड या फिर हम डीएनए बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड या फिर डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए। उसके बाद देखो ये क्या लगा हुआ है? जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, उसके बाहरी साइड क्या होता है? लगे होते हैं तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन लगे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं। इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर आउटर जो मेम्ब्रेन होता है उस पे क्या लगा होता है? ये जो बिंदी बिंदी टाइप का है ना, ये क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन की क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो इतना पार्ट तुम्हारा किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए जानते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कि इसका साइज क्या होता है। देखो जो नॉर्मली डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है, जो नॉर्मली डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है वो 2 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। कितना होता है? 2 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। कुछ बुक्स में दिए हैं 5 से लेकर 15 या 20 माइक्रोमीटर तक दिया है, लेकिन एक्चुअली में कितना होता है? 2 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। द लार्ज न्यूक्लियस ऑफ मैमल्स, मैमल्स का जो लार्ज न्यूक्लियस होता है वो अबाउट कितना होता है? अबाउट कितना होता है? 6 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना होता है? 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है? 6 माइक्रोमीटर का। उसके बाद द साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डीएनए। देखो जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो किस पे आधारित होता है? डिपेंड अपॉन द डीएनए सिचुएटेड इन द न्यूक्लियोलस। देखो जो न्यूक्लियोलस है उसमें कितने डीएनए हैं उसके आधार पे तुम्हारा किसका न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? आधार होता है। एक्चुअली में बहुत दिन हो गए वीडियो बनाते हुए, तो थोड़ी बहुत जो जुबान में इधर उधर हो रहा है थोड़ा उसको आप मैनेज कर लेंगे। देखिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चरल डिटेल देखेंगे कि इसमें कितने कितने पार्ट है, क्या क्या है, इन सब के बारे में क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो देखो इसमें जितने पार्ट होते हैं, पहला तो क्या होता है? आउटर इनर मेम्ब्रेन को मिलाकर हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर इनोलेप बोलते हैं। उसके बाद न्यूक्लियो तुम्हारा प्लाज है। उसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियोलस है। उसके बाद क्रोमेटिन थ्रेड है। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? बारी बारी से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं न्यूक्लियर इनोलेप के बारे में। न्यूक्लियर इनोलेप इसको हम बोलते हैं कैरियोथिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैरियोथिका। कैरियो माने क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और थीका माने क्या होता है? बाउंड्री होती है। क्या होती है? बाउंड्री होती है। तो देखो क्या होता है न्यूक्लियर इनोलेप क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस शीथ होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस शीथ होता है। एक तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक तुम्हारा क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन होता है। सेपरेट करता है किसको? न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियर मटेरियल को क्या करता है? एक साइटोप्लाज्म में दूसरे साइटोप्लाज्म में क्या करता है? साइटोप्लाज्म से क्या करता है? न्यूक्लियर मटेरियल को क्या करता है? क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है। देखो जो सेल होता है, सेल में तुम्हारा न्यूक्लियस पाया जाता है, तो जो उसके सेल के साइटोप्लाज्म होता है उससे तुम्हारे न्यूक्लियर मटेरियल को क्या करता है? अलग करता है। उसके बाद इट एक्ट एज द डायनेमिक गेटवे। ये क्या होता है? एक डायनेमिक गेटवे की तरह क्या काम करता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच क्या करता है? एक गेट की तरह काम करता है। क्या करता है? एक गेट की तरह क्या करता है? काम करता है। एंड रेगुलेट द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन। वो क्या करता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन को क्या करता है? क्या करता है? रेगुलेट करता है, तुम्हारा कंट्रोल करता है। ये तुम्हारा किसके बारे में हो गया? न्यूक्लियर इनोलेप के बारे में। अब इसमें हम देखो न्यूक्लियर इनोलेप में ही पढ़ेंगे तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियर पोर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर पोर है इनके बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। देखो हमने एक्चुअली में आपको बता ही दिया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है
वो दो भागों में बटा है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम लगे हुए हैं। इन सब के बारे में हमने आपको बताया है, यही सब आपको हम इसमें लिखा है, जिससे आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट नोट क्या हुआ प्रोवाइड हो सके। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो, टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ इनर इनवोलेव क्या होता है? इनर इनवोलेव, टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ इनर इनवोलेव आर सेपरेटेड बाय पेरीन्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पर तुम्हारा इनर नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा होगा न्यूक्लियर इनवोलेव। क्या होगा? न्यूक्लियर इनवोलेव। क्या होगा? न्यूक्लियर इनवोलेव आर सेपरेटेड बाय पेरीन्यूक्लियर स्पेस। वो क्या होता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस द्वारा क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। उसके बाद दिस स्पेस इज 20 nm विथ। इस स्पेस की चौड़ाई कितनी होती है? 20 nm, यानी कि 20 nm होती है। उसके बाद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर 7 to 8 nm थिक। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कितना होता है? 7 से तुम्हारा 8 nm थिक खुद ही होता है। जो तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों की तुम्हारी थिकनेस कितनी होती है? 7 से 8 nm होती है। उसके बाद द आउटर मेम्ब्रेन हैज अटैच राइबोसोम। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उस पे क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। उसके बाद अब बहुत सारे जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उससे कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? अटैच होते हैं। क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं। उसके बाद आइए हम जानते हैं किसके बारे में? न्यूक्लियर पोर के बारे में। ये क्या है तुम्हारा? देखो न्यूक्लियर पोर क्या करता है? न्यूक्लियर इनोलेव आर पोरफेरेटेड बाय पोर। क्या होता है? न्यूक्लियर जो इनोलेव है तुम्हारा वो क्या हुआ है? अलग हुआ है एक छिद्र के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। उसके बाद एट द मार्जिन ऑफ दिस पोर आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर कंटिन्यूअस। इस पोर से तुम्हारे आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? लगे होते हैं। और इस पोर पे तुम्हारा क्या पाया जाता है? चैनल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चैनल पाया जाता है, जिससे तुम्हारे आयन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? आयन का ट्रांसफर होता है। और ये तुम्हारे प्रोटीन किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ये तुम्हारे जो चैनल होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन के क्या होते हैं? ये तुम्हारे चैनल बने होते हैं। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया और न्यूक्लियर पोर हो गया। अब हम जानेंगे न्यूक्लियो प्लाज्म के बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जानते हैं अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म में यानी कि उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म इसको हम कैरियो लिम्फ भी बोलते हैं। कैरियो माने न्यूक्लियस, लिम्फ माने क्या होता है? तरल पदार्थ। उसके बाद क्या होता है? इट इज द ट्रांसपोर्ट ग्राउंड सबस्टांस। ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ग्राउंड सबस्टांस, यानी कि क्या होता है? ऐसे सबस्टांस होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। क्योंकि जो तुम्हारा देखो न्यूक्लियस से क्या होते हैं? बहुत सारी चीज निकल के क्या होता है? न्यूक्लियोलस से बहुत सारी चीज निकल के देखो न्यूक्लियस क्या होता है? ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, इसकी में तुम्हारे न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाएंगे। यही बहुत सारे न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट ग्राउंड सबस्टांस बोलते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क रिमेन सस्पेंडेड इट, यानी कि जो भी जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन के आसपास बहुत सारे क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं। वो क्या करते हैं? बहुत सारे अपने पार्टिकल क्या करते रहते हैं? सस्पेंड करते रहते हैं, निकालते रहते हैं बाहर। उसके बाद इट इज द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। एक क्या होता है? मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, लार्ज अमाउंट ऑफ द फास्फोरस एंड सम न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियो जो तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन की मिक्सचर पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके बाद फास्फोरस, लार्ज अमाउंट में फास्फोरस पाया जाता है। और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में मेनली तुम्हारे आरएनए, डीएनए ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद अ नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और न्यूक्लियोप्लाज्म में तुम्हारा नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारा राइबोन्यूक्लियेज एल्कलाइन, राइबोन्यूक्लियेज एल्कलाइन, फोटोफास्फेट, डाइफास्फेट, ये सब क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। कहाँ तुम्हारे पाए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म देखो न्यूक्लियोलस, उसके बाद हम क्या जानेंगे? न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस इसी वाले भाग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो जिसमें तुम्हारे क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं। उसके बाद जो तुम्हारे
डीएनए आरएनए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियोलस मेनली कंपोज होता है आरएनए एंड प्रोटीन का। किसका कंपोज होता है, आरएनए और प्रोटीन का कंपोज होता है। और रिंग ऑफ डीएनए इज आल्सो फाउंड इन विच, और उसमें क्या होते हैं, रिंग ऑफ डीएनए पाए जाते हैं। बहुत सारे डीएनए के क्या होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, रिंग पाए जाते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, छल्ले टाइप के पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। विच रिप्रेजेंट द हेट्रोक्रोमेटिक रीजन, वो क्या करते हैं, हेट्रोक्रोमेटिक, एक होता है यूक्रोमेटिक होता है, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिक। ये तो कौन सा रीजन पाया जाता है उसमें, हेट्रोक्रोमेटिक रीजन पाया जाता है। क्रोमोसोम एसोसिएट विद द न्यूक्लियस, जो क्या करता है, न्यूक्लियोलस से क्या करता है, जुड़ा रहता है। वो क्या करता है, न्यूक्लियोलस से हेट्रोक्रोमेटिक रीजन जो डीएनए का होता है वो तुम्हारा न्यूक्लियोलस से क्या होता है, जुड़ा रहता है। वो क्या रहता है, जुड़ा रहता है। और उसके बाद न्यूक्लियोलस देखो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, यानी कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो 3-4 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, एक एमॉर्फस मैट्रिक्स, क्या पाया जाता है उसमें, एमॉर्फस मैट्रिक्स पाया जाता है। उसके बाद तुम्हारा फाइब्रोला जोन होता है, एक ग्रेनुलर जोन होता है, और तुम्हारा एक क्या होता है, पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन। ये चार भाग, मतलब ये 4 पार्ट से मिलकर तुम्हारा क्या बना होता है, न्यूक्लियोलस बना होता है। तो आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जानते हैं अब न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। देखो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जिस प्रकार से ह्यूमन ब्रेन सभी कार्य को क्या करता है, हमारे जितने भी फिजिकल कार्य होते हैं उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसी प्रकार न्यूक्लियस भी क्या करता है, वो क्या करता है, सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। वो क्या करता है, रेगुलेट करता है ऑल प्रोसेस, सभी प्रोसेस को क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। चाहे तुम्हारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, चाहे तुम्हारा डाइजेशन हो, न्यूट्रिशन हो, रिस्पायरेशन हो, सभी प्रकार के प्रोसेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। न्यूक्लियस रेगुलेट द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। न्यूक्लियस क्या करता है, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद न्यूक्लियस है क्रोमोजोम। न्यूक्लियस के पास क्या पाया जाता है, तुम्हारा क्रोमोजोम पाया जाता है। सो दैट इट इज आल्सो स्टोर ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो क्या करता है, देखो न्यूक्लियस के पास क्या पाया जाता है, क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के पास क्या होता है, सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि उसी में तुम्हारे क्रोमोजोम में तुम्हारे डीएनए होते हैं। क्रोमोजोम डीएनए से मिलकर बना होता है, तो उसी में क्या होते हैं, तुम्हारे सभी प्रकार के जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस इज द प्लेस वेयर द राइबोसोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। न्यूक्लियोलस एक ऐसा स्थान होता है जहां पर तुम्हारे राइबोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, राइबोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इट डज कंप्लीट वर्क ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, जो तुम्हारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ये तुम्हारा किसका, न्यूक्लियस का क्या है, फंक्शन है। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों से ज़्यादा बीच में इसकी कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सभी को क्या हो, फायदा हो सके। जय हिंद।